स्वागत है दोस्तों आप सभी को ई स्पार्क्स एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। चलिए आज हम शुरुआत करते हैं 1857। सब कुछ बहुत सही चल रहा था। ब्रिटिशर्स बहुत जगह पे कब्जा कर लिए थे इंडिया पे। ओके, सो दे हैड ऑक्युपाइड नियरली होल ऑफ द कंट्री, होल ऑफ द नेशन। तो कहीं ना कहीं हम देखें तो इंडियन का ट्रेड बहुत कम हो गया था। अब जो इंडिया पहले सारी चीजों में परिपूर्ण था, वो इंडिया आज कुछ नहीं, आज बस एक एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा था रॉ मटेरियल एंड बहुत सारी चीजों को वो इंपोर्ट कर रहा था। हैवी प्राइसेस में वो इंपोर्ट कर रहा था। ओके, हैवी प्राइसेस फॉर इंपोर्ट। ठीक है, तो कहीं ना कहीं लोग पीजेंट्स, सबसे ज्यादा कोई सफर कर रहा था वो थे पीजेंट्स, बिकॉज ऑफ द ब्रिटिशर्स पॉलिसी। जिन जो भी उनके इतने सारे नियम थे, उनके इतने सारे कानून थे, जो रियल में जो रहते थे, जो छोटे गांव वाले थे, जो मिलिट्री थी, वो सब कुछ बहुत लोग सफर कर रहे थे। बहुत सारे मूवमेंट स्टार्ट हुए, जैसे सत्यशोधक समाज, ये सारे बहुत सारे मूवमेंट्स ऐसे थे कि जो जो शुरुआत हुए थे उस टाइम पे। और अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे रिवोल्ट भी हुए थे छोटे मोटे। सन्यासी रिवोल्ट एक बहुत फेमस रिवोल्ट है, जो कि सन्यासी लोग, रिलीजियस मॉन्क्स रिवोल्ट स्टार्ट किए थे। कट्टबोमन रिवोल्ट, देन पाइक रिवोल्ट, वेलुथाम्पी, कित्तूर रिवोल्ट, पागलपंथी, राजू, फैजी। तो इसलिए बहुत सारे रिवोल्ट्स हैं जो कहीं ना कहीं लोग, जब भी सफरेज किया जाता है एक लिमिट रहता है, देयर इज अ लिमिट, और इससे ज्यादा आप लोगों को सप्रेस करेंगे तो वो लोग रिवोल्ट करेंगे उस टाइम पे। ठीक है, तो वो बहुत सारे ऐसे रिवोल्ट उस टाइम पे चलता रहा। ठीक है, देन अगर हम देखें उस टाइम पे तो बहुत सारे लोग भी उधर उठे, बहुत सारे समाज जमा हुए। समाज में जनरली हम लोग कह सकते हैं कोई मूवमेंट्स, बहुत सारे मूवमेंट्स चले, रिलीजियस मूवमेंट, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या हुआ, वो दौर था जब 1856 एंड 1857, जब एक हाइप क्रिएट हो गया था हर तरफ पे कि अब इनका जो मनमानी है वो नहीं सहन किया जा सकता है। ठीक है, अब ब्रिटिशर्स का मनमानी नहीं सहा जाएगा, अब हम लोग को कुछ रिवोल्ट करना है। तो शुरुआत होता है 1857 का रिवोल्ट। क्यों शुरुआत होता है? देखिए, 1857 का रिवोल्ट जो है वो गवर्नर जनरल कौन थे उस टाइम पे? लॉर्ड कैनिंग। कॉजेस क्या क्या थे? बहुत सारे कॉजेस थे। पहला तो अगर पॉलिटिकल कॉजेस दिखे उस टाइम पे, हम देख सकते हैं कि चाहे वो पंजाब का बात हो, चाहे वो दिल्ली का बात हो, या फिर चाहे वो बंगाल का बात हो, बंगाल या फिर मैसूर का बात हो, हर जगह पे कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स अपना कब्जा बना लिए थे। पॉलिटिकल कॉजेस में देखा जाए तो जो भी राजा थे, जो भी उस टाइम पे किंग थे, वो लोगों को मार दिया जा रहा था। देन मनमानी वो किसी को राजा बना रहे थे, फिर उसको हटा दे रहे थे, फिर और किसी को बना रहे थे। ठीक है, नाना साहेब को पेंशन देने में मना कर दिया गया, क्योंकि वो एक एडॉप्टेड सन थे पेशवा बाजीराव के। वो खुद के बच्चे नहीं, उनको एडॉप्ट किया गया था। तो नाना साहब को बोले कि तू तो भाई लड़का नहीं है उसका, और तुमको हम पेंशन नहीं देंगे। नाना साहब को रोक दिया गया। अवध को एनेक्स कर लिया गया 1857 में। 1856 में कह रहे थे कि एनेक्स में तुम लोग अच्छा से अवध को नहीं चला पा रहे हो, और राजाओं से अवध को छीन लिया गया। बहुत सारी जगह पर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कर दिया गया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स मीन्स अगर किसी का खुद का बेटा या बेटी नहीं होता है तो उसको जिसका भी सन या डॉटर नहीं होता है, तो वो रीजन को ये लोग लूट लेते थे। कहते थे कि तुम लोग का अधिकार तभी है, किंगडम तभी चलेगा जब तुम लोग का खुद का सन या डॉटर हो। ठीक है, तो ये सारा सतारा, झांसी, नागपुर, संबलपुर, ये सारे जगह को एनेक्स कर दिया था। इसके बाद भी अगर हम देखें तो बहुत जगह में सब्सिडायरी अलायंस भी चल रहा था। सब्सिडायरी अलायंस मीन्स तुम लोग राजा हो, ठीक है, तुम लोग ठीक हो, राजा हो तो ठीक है, बट हम ब्रिटिशर्स हैं तो हम लोग क्या करेंगे, अपना ही आर्मी रखेंगे, और तुमको ये आर्मी को पालना पोसना होगा। ये आर्मी कुछ भी करेगा तो तुम्हारे अंडर ही करेगा। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी उस जगह का डाउन कर देते थे ये लोग। ठीक है, तो जहां पे भी मान लीजिए कि अभी ब्रिटिशर्स कुछ अपनी लड़ाई कर रहे हैं, तो पैसा कहां से ले लेंगे? राजा से ले लेंगे। ठीक है, इकोनॉमिक अगर देखा जाए तो कॉजेस में हैवी टैक्सेशन, बहुत सारे टैक्सेशन थे। मेनली हम देख चुके हैं कि किस तरह से पीजेंट्स जो थे सफर कर रहे थे, जमींदार किस तरह से लूट रहे थे हर लोगों को। ठीक है, देन फोर्सिबली एविक्शंस, बहुत जगह से लोगों को जबरदस्ती भगाया जा रहा था। बहुत सारे तारीफ पॉलिसी या फिर जो टैक्सेशन पॉलिसी है, बहुत अजीब तरह का टैक्सेशन पॉलिसी हो रहे थे। प्लस हैंडीक्राफ्ट्स भी रिड्यूस हो गए थे। हैंडीक्राफ्ट्स का जो क्रेज था वो भी रिड्यूस हो गया था। तो जो लोकल पीजेंट्स, लोकल आर्टिशियंस हैं, जो लोकल क्राफ्ट्समैन हैं, जो लोग एक्चुअल में हैंडीक्राफ्ट्स बना रहे थे, उनका
फैमिली पूरा खराब, उनका फैमिली का अगर कंडीशन देखा, हालात उन लोगों का खराब हो गया, ठीक है। उस टाइम पे ड्यू टू द इंपोर्ट ऑफ एक्सटर्नल फॉरेन गुड्स, चीफ मशीनरी गुड्स, जो सस्ता में मशीन से बनाया हुआ सामान इंग्लैंड से आता था, ब्रिटेन से आता था, वो सारे गुड्स क्या होना शुरू कर दिए, इंपोर्ट होना शुरू हो गया। एंड देन जितने भी आपका लोकल गुड्स थे, ठीक है, जो इंडिया खुद के लोगों का बनाया हुआ सामान, उन पे टैक्सेशन बढ़ा दिया गया था। तो कहीं ना कहीं ये सारे भी कॉजेस थे जिसकी वजह से कि लोग अभी हार गए थे। अभी लोग मतलब उनके मन में पूरा अभी गुस्सा हो गया था कि कुछ करना है हम लोग को, ये ब्रिटिशर्स का ये जो मनमानी है वो हम लोग नहीं झेल सकते हैं, अब उसको अभी हटाना है, ठीक है। तो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म देखे तो कहीं ना कहीं इंडियन माइंडसेट रहता है अपना कि ठीक है जो चल रहा है, अभी अगर इसमें कोई छेड़खानी करता है तो लोग गुस्सा हो जाते हैं, ठीक है। जैसे सती, भले ही सती प्रथा कितनी र्यूड हुआ करती थी, बट क्योंकि ब्रिटिशर्स उसको हटा दिए थे, अब वहां के उस टाइम पे लोग ये सब नहीं समझ पाते थे, ठीक है। उनका ये ऑर्थोडॉक्स पुराना जमाने का जो सोचना था, जो कंजर्वेटिव थिंकिंग था उनका, ये सारी चीज को ये वो हट हुआ था उनको, ठीक है। देन विडो का रीमैरिज, जिसका हस्बैंड डेथ क्या कर गया हो, मींस जो कह सकते हैं हम लोग जो विधवा हो उनका रीमैरिज करना, उन और एक बार शादी करना, ये सारे चीज भी इंडियन लोगों को उस टाइम पे पसंद नहीं आया। मिलिट्री में अगर देखें तो इंडियन सोल्जर के साथ बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, ठीक है। एक तरफ पे है आपका ब्रिटिश सोल्जर, एक तरफ पे है इंडियन सोल्जर। तो इंडियन सोल्जर्स को बहुत रिगोरियस ट्रेनिंग, बहुत खराब तरह से उनके ऊपर बर्ताव किया जा रहा था, ठीक है। तो मिलिट्री में भी ये सारे कॉजेस थे। नेक्स्ट और एक था जो कि इमीडिएट कॉज था, तुरंत वाला कॉज था, क्या था, उस टाइम पे आविष्कार हुआ था नया एनफील्ड राइफल्स, ठीक है। एनफील्ड राइफल्स तो आपको पता है इस तरह का कुछ एक बारूद वाला बॉम्ब रहता है, ठीक है। तो इसको आपको मुंह से इसको आपको दांत से इसको खोलना रहता है, और जब इसको फेंक देते हैं तो जोर से फटता है, ठीक है। तो ये जो बॉम्ब है इस प्रकार का डिजाइन का, ये सारे बॉम्ब्स को एनफील्ड राइफल्स, बहुत सारे एनफील्ड राइफल्स रहते थे, बंदूक रहते थे, उसमें भी कार्ट्रिजेस कुछ रहते थे, कार्ट्रिजेस में उसका गोली, तो उसका गोली को क्या करना रहता था, उस गोली को दांत से इनको खोलना पड़ता था। बट ये उस टाइम पे बात चल रहा था कि ये जो जितने कार्ट्रिजेस हैं, वो कार्ट्रिजेस का जो कवर है जिसको वो दांत से खोलते थे या फिर जिसको वो यूज करते थे बॉम्ब्स में प्लस ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस में, इसमें क्या था, बीफ और पॉर्क, मीन्स आपका गाय और सुअर, गाय और सुअर का जो ऑयल है उससे बना हुआ रहता था, ठीक है। तो ये सारी चीज भी उनको पसंद नहीं आया कि हम लोग ये चीज को हम लोग भगवान मानते हैं, ये चीज हम लोग छूते नहीं हैं, और ये लोग आकर के हम लोग को गाय का डेथ उनको मार करके गाय को और उसको ग्रीज से बनाया हुआ कार्ट्रिजेस दे रहे हैं। कार्ट्रिजेस में जनरली हम कह सकते हैं एक बंदूक का पूरा जो बारूद का एक रील रहता है, ठीक है, एक सीरीज रहता है उसको। देन बिगिनिंग एंड स्प्रेड ऑफ द रिवोल्ट, ठीक है। तो शुरुआत कहां से हुआ, शुरुआत हुआ मंगल पांडे से। 34 नेटिव इन्वेंट्री, मार्च 29 1857, ये पूरा एक्चुअल शुरुआत नहीं कर सकते हैं, बट धीरे धीरे कुछ कुछ लड़ाई युद्ध हो रहा था। तो मंगल पांडे क्या करते हैं, 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स को मार देते हैं, ह्यूजसन एंड बॉग को, ये शूट कर देते हैं, ठीक है। एक पैरेड चल रहा था बैरकपुर में कलकत्ता में, तो ये मार देते हैं उनको। बट इंडियन सोल्जर्स को कहा गया रहता है कि तुम लोग कैप्चर करो, उसको पकड़ो। इंडियन सोल्जर्स डिनाई करते हैं कि नहीं, हम मंगल पांडे का सपोर्ट में हैं, हम लोग उसको नहीं कैप्चर करेंगे। तो यहीं से शुरू होता है पहला रिवोल्ट, जहां से कि वो ब्रिटिशर्स जो इंडियन सोल्जर्स है वो डिनाई करते हैं, ठीक है। बट बाद में मंगल पांडे को अरेस्ट भी किया जाता है, उनको हैंग भी कर दिया जाता है, ठीक है, फांसी भी दे दिया जाता है। एक्चुअल म्यूटिनी शुरुआत होता है मेरठ से 10 मई 1857 को असली युद्ध, असली म्यूटिनी शुरू होता है, ठीक है। युद्ध तो नहीं कहेंगे, म्यूटिनी में जो चीज को वो लोग डिनाई कर रहे हैं कि हम लोग करेंगे ही नहीं, रिफ्यूज करना, ठीक है। तो ये क्या था, पनिशमेंट दिया गया जाता है जब को सिपाहीज को, जब वो लोग ग्रीस्ड कैट्रिजेस, ये जो कैट्रिजेस है उनको यूज करने में मना कर देते हैं। तो सोल्जर्स अलॉन्ग विद सिविलियंस में नॉर्मल पीपल, सबको ये पूरा जो बात फैला हुआ रहता है कि ये लोग इस तरह का कैट्रिजेस बंदूक में यूज कर रहे हैं और हम लोग को ये चीज यूज करने बोल रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनका रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट को हर्ट करता है बहुत ज्यादा, ठीक है, उनका रिलीजियन को हर्ट करता है बहुत ज्यादा। और वो लोग पूरा रास्ता में पूरा साउट करते करते चले जाते हैं, मारो फिरंगी को चलते चले जाते हैं, सारे जेल्स को तोड़ देते हैं, मर्डर कर देते हैं, कई सारे यूरोपियंस को, बहुत सारे घरों को जला देते हैं, ठीक है, घरों में ब्रिटिशर्स का घरों को, और दिल्ली तक पूरा शाम होने तक पूरा
चलते रहते हैं, पूरा हल्ला करते रहते हैं। और ये जितने मार्चिंग सोल्जर्स थे, नेक्स्ट मॉर्निंग दिल्ली में जितने सारे लोग थे, ये सिग्नल करता है कि वहां पे कितना बड़ा रिवोल्ट हो चुका था। ठीक है, वो पहुंचते हैं दिल्ली। दिल्ली में पहुंचने के बाद 82 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, जो बूढ़े हो चुके थे, बहादुर शाह जफर, अगर हम देखें तो हम लोग ये पढ़े हैं मुगल एम्पायर। ठीक है, इनको फिर से एम्पायर घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, एम्पायर घोषित कर दिया जाता है। शहंशाह हिंदुस्तान, एम्पायर ऑफ इंडिया, वो चलते हैं। ठीक है, एक महीना में पूरा दिल्ली को कैप्चर कर दिया जाता है। रिवोल्ट हर जगह पे स्प्रेड हो जाता है, चाहे वो आपका नॉर्थ इंडिया हो, सेंट्रल इंडिया हो, वेस्टर्न इंडिया हो, हर जगह पे आपका रिवोल्ट स्प्रेड हो जाता है। साउथ साइड में उतना इफेक्ट नहीं पड़ता। और अगर हम देखें तो पंजाब एंड बंगाल में भी कहीं ना कहीं छोटा थोड़ा जगह में इफेक्ट हुआ रहता है, हर जगह पे इफेक्ट नहीं हुआ रहता। ठीक है, बहादुर शाह टू को वो रंगून में जाके छुप जाते हैं। छुप जाने उनको रंगून ले गया जाता है। कौन लेते हैं? ब्रिटिशर्स। और वो वहां पे डेथ कर जाते हैं। रंगून कहाँ पे है? म्यांमार में। ठीक है, उनके जो बेटे हैं नाना साहेब, उनके जो बेटे हैं, बेटों को भी कब्जा कर लिया जाता है, मार दिया जाता है एक्चुअल में। ठीक है, उनके बेटी को और बीवी को भी उसको उठा के ले जाते हैं, उनके वाइफ को। नाना साहेब, ओरिजिनल नाम धुंधुपंत, बेगम हजरत महल, खान बहादुर खान, ये सब नेपाल को निकल जाते हैं, नेपाल में जाकर छुप जाते हैं। तो अंततः तो अपने जान बचाने के लिए वो भी निकलते हैं, बट उनको कैप्चर कर लिया जाता है। एंड देन 15 अप्रैल 1859 को उनको मार दिया जाता है। रानी लक्ष्मीबाई वो भी युद्ध करते रहते हैं बैटलफील्ड में, कुंवर, और वो वहीं पे डेथ कर जाते हैं। कुंवर सिंह भी जख्मी हो जाते हैं, एंड कुंवर सिंह को भी वहां उनका भी डेथ हो जाता है। ठीक है, सर ह्यूज रोज कहते हैं कि लक्ष्मीबाई एक बेस्ट एंड ब्रेवेस्ट मिलिट्री लीडर ऑफ द रिबल थे। ठीक है, बहुत बड़ा रिबल, वो अकेले एक लेडीज होते हुए बहुत बड़ा रिबल वो वहां पे स्टार्ट कर दिए थे। तो आज भी उनका कहानी बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, बहुत सारे कई सारे इंपॉर्टेंट लीडर्स, खान बहादुर खान, मौलवी अहमदुल्ला, अजीमुल्ला खान, देवी सिंह, कदम सिंह, ये सारे इंपॉर्टेंट लीडर्स थे कुछ उस टाइम के दौरान। इंग्लिश अथॉरिटी फिर से रीएस्टैब्लिश हो जाती है इंडिया ड्यूरिंग जुलाई दिसंबर 1858। ठीक है, तो इंग्लिश कहीं ना कहीं फिर से अपना अथॉरिटी, अपना पावर गेन कर लेती है। तो क्या होता है कि इंग्लिश फिर से क्यों गेन कर पाती है, और क्या होता है कि एक्चुअल में इंडियन का जो ये रिवोल्ट था, इतना बड़ा रिवोल्ट जो कि कह सकते हैं कि ऑल इंडिया को वो पकड़ चुका था, वो रिवोल्ट आज क्यों फेल हो गया? ठीक है, वो रिवोल्ट क्यों फेल हो जाता है? तो पहला तो है कि फर्स्ट है डिसयूनिटी। इंडियंस के अंदर अपने ही अंदर उनमें यूनिटी नहीं था। पुअर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम नहीं था, कोई अच्छा सिस्टम नहीं था, और सब कोई अपने मनमर्जी कर रहे थे। ठीक है, सिंधियाज, होलकर्स और निजाम, अगर देखा जाए निजाम ऑफ हैदराबाद, ये जबकि इंडियंस हैं, ये लोग हेल्प कर रहे थे ब्रिटिशर्स को। ठीक है, तो ये वाला चीज भी वहां पे बहुत खराब था। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन सिपॉयज। अब सिपॉयज, पीजेंट, जमींदार सब अपना अपना लड़ाई कर रहे थे। किसी का मेन मोटिव ये नहीं था कि ब्रिटिशर्स को हटाएं, बट सबको अपना अपना रीजन से। सिपॉयज लड़ रहे हैं अपने लिए, पीजेंट्स लड़ रहे हैं अपने लिए, जमींदार लड़ रहे हैं अपने लिए, और इनका कोई कॉमन यूनिटी नहीं था। मैनी हैड डिफरेंट अदर मोटिव्स। ठीक है, और बहुत लोग तो कुछ ऐसे ही शामिल हो गए थे, हाँ ये लड़ रहा है तो वो लोग लड़ जाते हैं। तो सबको का एक कॉमन गोल नहीं था, कॉमन मूवमेंट नहीं था, कॉमन ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, कॉमन यूनिटी नहीं था। ठीक है, जिसके लिए ये रिवोल्ट फेल हो जाता है। बट फिर भी उस टाइम पे ये रिवोल्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। पहला, क्योंकि वो सबसे बड़ा फर्स्ट वर्ल्ड वार ऑफ इंडिपेंडेंस, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कह सकते हैं। अगर उस दिन ये सारे चीज रहते, अगर इंडिया में यूनिटी रहता, तो उसी टाइम हम लोग को इंडिपेंडेंस मिल जाता, बट वो नहीं हो पाया। ठीक है, वो उसमें भी इंडियंस का बहुत ज्यादा गलती था। ठीक है, तो इसका इंपॉर्टेंस क्या था? एक तो हिंदू मुस्लिम, जो कि पहले से ही उनका वो यूनिटी दर्शा दिया गया कि हाँ हिंदू मुस्लिम किस तरह से एकजुट होकर के लड़ रहे थे, अपना रीजनल फीलिंग्स को बाहर छोड़ करके कि हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, एक ही गोल की तरफ ये लोग लड़ रहे थे। ठीक है, तो उसमें उनका यूनिटी मिला था, हिंदू मुस्लिम्स का, ये दिखने को मिल गया था। अब सोल्जर्स का जो म्यूटिनी था, जो कि सोल्जर्स से स्टार्ट होता है सिपाही से, मेरठ में। ठीक है, अभी हम लोग पढ़े थे मेरठ में सोल्जर्स से स्टार्ट होता है, वो कहीं ना कहीं पूरा इंडिया में वो एक्सटेंड हो गया। ठीक है, तो ये रिवॉल्ट हर तरफ से फैल गया। ठीक है, नेक्स्ट देयर आर टू मेन व्यूज। ठीक है, अगर 1857 का रिवोल्ट देखें तो उसमें दो मेन व्यूज है, एक है अपना सिपाही म्यूटिनी, दूसरा है अपना नेशनल स्ट्रगल। तो सईद अहमद खान, मुंशी जीवनलाल, दुर्गादास, कुछ नाम यहाँ पे दिया गया है। ये लोग कहते हैं कि ये सिपाही का म्यूटिनी है। ठीक है, और दूसरा कोई कहता है कि ये नेशनल स्ट्रगल है, वार ऑफ इंडिपेंडेंस है। ठीक है, के एम पन्नीकर, ईश्वरी प्रसाद, कार्ल मार्क्स, ये सबका ये कहना है।
ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो उस टाइम पे इसका इम्पैक्ट क्या रहता है। अभी 1857 का जो रिवोल्ट है उसका इम्पैक्ट क्या रहता है। पहला तो अगस्त 1858 में ब्रिटिश पार्लियामेंट एक एक्ट पास करती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखिए, अगर हम लोग तो 17 का रेगुलेटिंग एक्ट हो, जितने सारे एक्ट पास हो रहे थे, ठीक है, 1857 तक जितने सारे एक्ट पास हुए थे, सारे में क्या था कि ब्रिटिश का डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं था। ये किसके कंट्रोल में था? इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी सब कुछ देख रही थी इंडिया का। अब 1857 से इंडिया किसके कंट्रोल में आ जाता है? डायरेक्ट ब्रिटेन का कंट्रोल में आ जाता है, डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ जाता है, ठीक है। तो अगस्त 1858 में ब्रिटिश पार्लियामेंट एक एक्ट पास करती है। जब उसको पता चलता है कि इस तरह का हल्ला हो गया है, तो वो कंपनी का रूल बंद कर देती है, एंड ऑफ कंपनी रूल, एंड देन द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया वाज ट्रांसफर्ड टू द ब्रिटिश क्राउन। तो कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया था, जो कि EIC ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में था, उसका डायरेक्ट रूल किसके ऊपर चले आता है? ब्रिटिश क्राउन, जो कि इंग्लैंड में बैठी हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट, मिनिस्टर ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, जिसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहा जाता है, उसको रेस्पॉन्सिबल बना दिया कि इंडिया पे गवर्नेंस किस तरह से किया जाए, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नर जनरल का इंडिया वाज नाउ आल्सो गिवन द टाइटल ऑफ वाइसरॉय। अब जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो नाम दिया गया था, उनको वाइसरॉय के नाम से दे दिया गया, ठीक है। और उनको कहा गया कि वही यहाँ के सब करता धरता है, ठीक है। तो ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को इंडिया का हम लोग कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर टाइप का, वाइसरॉय टाइप का बना दिया गया था। एंड इट मार्क्ड द एंड ऑफ ब्रिटिश इंपीरियलिज्म। प्रिंसली स्टेट्स वर एस्योर्ड अगेंस्ट एनेक्सेशन, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज विथड्रॉन। तो बहुत सारे कई पॉलिसीज जो थे पहले, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये सब चीजों को हटा दिया गया कि इंडिया थोड़ा सा कम से कम शांत हो जाए। थोड़ा सा शांत हो जाएगा तो हम लोग फिर से उनको टॉर्चर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कई सारी चीजों को हटा दिया गया था। प्रिंसली स्टेट्स जो थे उनको एनेक्सेशन जो उनको दे दिया गया था, उनका जगह कब्जा कर लिया था, कुछ कुछ जगह उनका भी रिटर्न कर दिया गया। रिवोल्ट के बाद ब्रिटिश को समझ में आ गया कि अभी पहला तो एक चीज है कि इनके अंदर में एक अभी डिफरेंस, एक डिवाइड क्रिएट करना है, ठीक है। हिंदू एक तरफ, मुसलमान एक तरफ, पहले तो ये डिवाइड था, ठीक है। दूसरा था प्रिंसली स्टेट्स का डिवीजन था नॉन प्रिंसली स्टेट्स के साथ, ठीक है। तो ये सारे कई डिविजन्स इनमें क्रिएट हो गए। तो इनका मेन पॉलिसी था डिवाइड एंड रूल। पहले इनको डिवाइड करेंगे, अलग करेंगे, फिर रूल करेंगे, ठीक है। बहुत सारे चेंजेस आए थे एडमिनिस्ट्रेशन में। व्हाइट सोल्जर का आर्मी भी बढ़ा दिया गया था। और टोटल जितना खर्चा हुआ था ये 1857 का वार में, सारा किसके सर पर दे दिया गया? इंडियन पीपल की, तुम लोग की लड़ाई करवाए हो, ठीक है। तो यही था रिवोल्ट उसका, जो भी था, जितना भी था ओरिजिनल कैरेक्टर, ये एक सिंबल बन गया, चैलेंज, ब्रिटिश एम्पायर के लिए एक चैलेंज बन गया था इंडिया में कि किस तरह से इंडिया को हम लोग टॉर्चर किए थे। उनको समझ में आ गया कि इंडिया का भी यूनिटी क्या है, और अगर इसको अभी जल्दी ना रोका जाए तो किस तरह से ये रिवोल्ट बहुत बड़ा होकर के हम लोग का पूरा पोजीशन चला जाएगा, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स वही डर में थे कि अभी किस तरह से अपना पोजीशन चला जाएगा, इसीलिए वो बहुत सारे रूल्स को, पॉलिसी को लाए यहाँ पे, ठीक है। तो यहीं पे खत्म होता है आपका ग्रेट वर्ल्ड और ग्रेट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और आप कह सकते हैं इसको रिवोल्ट ऑफ 1857, कई सारे नाम हैं इसके, ठीक है। एंड देन इंडियन स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस, सारे यहीं पे खत्म होते हैं। मिलेंगे हम लोग फिर से नेक्स्ट क्लास में मॉडरेट फेज को लेकर के। चलिए तब तक रिवाइज करते रहिए। थैंक यू।